कक्षा 11 भूगोल के प्रिय विद्यार्थीगण, आपकी पुस्तक के 6ठे अध्याय को लेकर मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद इस वर्चुअल कक्षा में आपके समक्ष फिर उपस्थित हूँ। बच्चों, आज के लेक्चर में हम 6ठे अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसके पूर्व आपने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लिया है, तो आइए आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं बृहद संचलन, बृहद संचलन सक्रियता के कारक, भू संचलन के प्रकार और भूस्खलन, इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम बृहद संचलन यानी मास मूवमेंट की बात करते हैं। ये जो बृहद शब्द है या मास है, पहले हमको इसका मतलब समझ लेना चाहिए। बृहद का अर्थ है व्यापक मात्रा में स्थित मलबा या अवसाद। मास यानी बड़ी मात्रा में एकत्र जो मलबा या अवसाद होता है, उसको हम मास या बृहद बोलते हैं। इसका एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, इसे हम संचलन कहते हैं। तो बृहद संचलन का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़ी मात्रा में मलबे का परिवहन। ठीक है। जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ढाल के सहारे सैलों के बृहद मलबे यानी मास का खिसकाव होता है, तो इसी प्रक्रिया को हम बृहद संचलन का नाम देते हैं, यानी इसी को हम बृहद संचलन कहते हैं। आपको यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। अक्सर हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि जल, वायु और हिमानी ये ही मलबे के अपर्दन और परिवहन के कारक होते हैं, लेकिन यहाँ आपको ये समझ लेना चाहिए कि केवल जल, वायु या हिमानी ही मलबे का अपर्दन और परिवहन नहीं करते, बल्कि मलबा भी अपने साथ जल, वायु और हिम को घसीट कर परिवहित करके ले जाता है, और यह प्रक्रिया बृहद संचलन में होती है। जी हाँ, बृहद संचलन में मिट्टी, बालू और जितने भी चट्टानी पदार्थ होते हैं, उनके साथ साथ हिम, पानी और वायु भी खिसक करके साथ में जाती है। ठीक है। तो बृहद संचलन में जो गति होती है इसके संचलन की, वो मंद यानी धीमी और तेज दोनों प्रकार की हो सकती है। यह ढाल पर निर्भर करता है, यानी अगर धरातल का ढाल बहुत तेज है तो संचलन की गति भी तेज होगी, लेकिन यदि ढाल मंद है तो संचलन की गति भी निश्चित रूप से मंद होगी। ठीक है। बृहद संचलन में जो धरातल जिस पर से परिवहित होकर के खिसक कर मलबा नीचे की ओर आता है, वहां उपस्थित छिछले और गहरे दोनों प्रकार के स्तंभ इससे प्रभावित होते हैं, यानी वो कटते छटते हैं। इसके अंतर्गत विक्षेपण, स्खलन, बहाव और पतन, ये सारी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। बृहद संचलन में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपक्षय आवश्यक नहीं है। अपक्षय आप पढ़ चुके हैं पीछे के बिंदु में कि धरातल की चट्टानों का जब अपने ही स्थान पर प्राकृतिक या भौतिक कारणों से या मानवीय कारणों से उसमें टूट फूट होकर वो एक स्थान पर बिखर जाते हैं, तो उन्हें अपक्षय कहते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि बृहद संचलन में अपक्षय आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसमें अपक्षयित पदार्थों के साथ साथ मूल चट्टानों का अवपातन भी ढाल के अनुरूप होने लगता है। इसमें अपर्दन के कारकों का सीधा संबंध भी नहीं होता है। ढाल पर पदार्थ अपना प्रतिरोध तो प्रस्तुत करते हैं, किंतु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वे ज्यादा सफल नहीं हो पाते और बृहद संचलन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो बृहद संचलन है, इसकी सक्रियता के क्या कारक है, यानी क्यों यह सक्रिय होता है और क्यों यह तेजी के साथ कार्य करता है। तो इसके कुछ विशिष्ट कारण है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। पहला है प्राकृतिक या कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार का हटना, यानी ऊपर जो मलबा है ऊंचाई की ओर, वो नीचे किन परिस्थितियों में आता है, जब
प्राकृतिक रूप से कोई कारक या कोई कृत्रिम कारक ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार को हटा दे। जैसे कोई एक मामूली सी हलचल के कारण एक किसी स्थान पर किसी पत्थर पर ढेर सारे ऊपर के मलबे टिके हुए हैं, अगर वो पत्थर को प्राकृतिक या मानवीय कारक से हटा दिया जाए तो नीचे से मलबा जो है खिसक करके नीचे आने लगता है। तो इस प्रकार प्राकृतिक या कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार का हटना, ये बृहत संचलन की सक्रियता का प्रमुख कारक होता है। दूसरा है ढाल की तीव्रता और ऊंचाई में वृद्धि। ढाल अगर बहुत तेज है या बहुत ऊंचा है तो निश्चित रूप से बृहत संचलन की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा कारण है पदार्थों में भार का होना। अब ऊपर के जो पदार्थ हल्के फुल्के होंगे वो तेजी के साथ संचलन नहीं करेंगे, लेकिन वो अगर भारी पदार्थ हैं, उनमें ज़्यादा भार है, तो निश्चित रूप से वो संचलन प्रभावी होता है। ठीक है। चौथा है मूल ढाल की सतह से पदार्थों के भार का हटना। जो मूल ढाल, जिस मूल ढाल की सतह पर संचलित के द्वारा पदार्थ नीचे की ओर आते हैं, अगर उस पर कोई भार है जो उन मलबे या अवसाद को रोकने की प्रक्रिया करता है, अगर वो भार हट जाता है तो संचलन प्रभावी हो जाता है। पांचवा महत्वपूर्ण कारक है भूकंप। भूकंप से ऊपर की चट्टानें हिल जाती हैं और टिकने का जो मलबा होता है, जिस पर वो मलबा टिका होता है, वो हिलकर हट जाता है, तो इससे संचलन तेजी के साथ प्रभावी हो जाता है। इसके अलावा है विस्फोट या मशीनों के चलने से होने वाला कंपन। विस्फोट समझ रहे हैं? ऐसे क्षेत्र जहाँ पे संचलन प्रभावी होता है, वहाँ पर कभी कभी आसपास कोई भयंकर विस्फोट हो जाता है, बम विस्फोट हो जाता है या इस तरह का कोई विस्फोट होता है, तो इससे भी चट्टानें हिल जाती हैं और उनका विस्थापन होने लगता है। इसके साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में अगर कोई बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट लगा है, कोई कारखाना लगा है जिसमें भारी मशीनें अपना कार्य करती रहती हैं, तो उनके चलने से होने वाला जो कंपन होता है वो भी बृहत संचलन को सक्रिय कर देता है। इसके बाद है अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव, यानी जो तल होता है जिस पर से मलबा सरक कर नीचे आता है, अगर उसके नीचे से कोई प्राकृतिक झरना है, कोई रिसाव है, वो जब ऊपर की उस तल को प्रभावित करता है, तल को नम कर देता है, तो खिसकाव या संचलन तीव्र हो जाता है। इसके बाद एक और चीज है, नदी, झील या अन्य जलाशयों से जल का अधिक विदोहन एवं ढालों तथा नदी तटों के नीचे से जल का मंद प्रवाह। यानी हम जब किसी झील या नदी या जलाशय से जल का अत्यधिक विदोहन करते हैं तो इससे क्या होता है, ढाल और नदी तटों के नीचे जल का प्रवाह मंद हो जाता है और इस प्रक्रिया में ऊंचाई की ओर से पदार्थों का संचलन होने लगता है। और एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है प्राकृतिक वनस्पतियों का अंधाधुंध दोहन, यानी उनका विनाश। आप जानते हैं ऊंचाई के क्षेत्रों में बहुत सारे पेड़ पौधे और प्राकृतिक वनस्पतियां चट्टानों को बांधे रहती हैं अपने जड़ों के माध्यम से। जब हम तेजी के साथ इनका विनाश करते हैं, वन को काट दिया जाता है, वनस्पतियां साफ कर दी जाती हैं, तो जड़ जो पकड़ बनाए रहती हैं चट्टानों पर से, उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है, उनकी पकड़ समाप्त हो जाती है और ऐसे में बृहत संचलन प्रभावी होता है। तो ये महत्वपूर्ण 8 कारक थे जो बृहत संचलन की सक्रियता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो भू संचलन है ये कितने प्रकार का होता है, यानी ये जो भू संचलन होता है ऊपर से नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण, ये कितने प्रकार का होता है। तो निश्चित रूप से इसके 2 प्रकार होते हैं, एक है मंद संचलन, दूसरा है तीव्र संचलन। मैं पहले भी बता चुका हूं, मंद का मतलब होता है धीमे धीमे और तीव्र का मतलब होता है तेज। तो पहले हम देखें मंद संचलन क्या होता है। मंद संचलन के अंतर्गत मंद विरूपण
विरूपण यानी क्रीप यानी रेंगना, रेंग कर धीरे धीरे चट्टानों का अवसाद के साथ बह करके जाना, इसे हम मंद विरूपण कहते हैं, जो तेज मध्यम या मिट्टी से बुरी तरह भीगे हुए ढाल पर घटित होता है। इसमें पदार्थों का संचालन बहुत मंद गति से, इतनी मंद गति से होता है कि उसका आभास करना भी कठिन है कि यहाँ कोई गति काम कर रही है और पदार्थ धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहे हैं। मंद विरूपण के अंतर्गत सम्मिलित पदार्थ मृदा और सैल का मलबा हो सकता है, यानी वो मिट्टी हो सकती है और सैलों का चूर्ण हो सकता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत मृदा विरूपण को भी शामिल किया जाता है, जो ढाल के सहारे मंद गति से प्रवाहित मृदा के ढेर या पानी से भीगे और घुले हुए सूक्ष्म कणों वाले सैलों के मलबे से संबंधित होते हैं, यानी इसमें सैल चूर्ण भी होते हैं। प्रायः यह प्रक्रिया परिहिमानी तथा आर्द्र शीतोष्ण क्षेत्रों में होती है। यह प्रक्रिया यानी मंद भू संचलन की जो प्रक्रिया होती है, ये परिहिमानी और आर्द्र शीतोष्ण क्षेत्रों में होती है, जहां गहराई तक हिमकृत जो मैदान होते हैं और उन पर जो सतही पिघलाव होता है उसके कारण संपन्न होते हैं, और जहां लगातार वर्षा होती है, यहाँ ऊपरी भाग गीला हो जाने से निचले भाग में जल के लिए प्रवेश नहीं हो पाता है, तो उससे ऊपरी भागों में भी प्रवाह होता है। ठीक है, तो ये क्षेत्र भी महत्वपूर्ण होते हैं मंद संचलन के लिए। और हम बात करते हैं तीव्र संचलन की। तीव्र संचलन क्या है? तीव्र संचलन जो घटना होती है, संचलन की यह घटना आर्द्र जलवायु प्रदेश में घटित होती है, जो निम्न से लेकर तीव्र ढालों दोनों पर घटित हो सकती है। इस वर्ग में आप देख रहे हैं 3 प्रकार के संचलन होते हैं। एक है मृदा प्रवाह, दूसरा है कीचड़ प्रवाह और तीसरा है मलबा अवधान। अब हम इन तीनों को बारी बारी से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम मृदा प्रवाह की बात करते हैं। मृदा प्रवाह, मृदा का मतलब होता है मिट्टी। जब गीली चिकनी मिट्टी या गाद का निम्न अंशों वाली वेदिकाओं या पहाड़ी ढालों के सहारे नीचे की ओर संचलन होता है तो इसे मृदा प्रवाह कहते हैं। ये पदार्थ सीढ़ी के समान वेदिकाएं बनाते हुए अपसर्प कर जाते हैं। अवसर्प का मतलब होता है कि जैसे सीढ़ीदार हिस्से में ऊपर से नीचे की ओर इस तरह सर्पाकार आकृति में नीचे की ओर आना। शीर्ष यानी ऊपर की ओर चापाकार कगार तथा पाद यानी निचले क्षेत्रों में ये उभार छोड़ जाते हैं। कौन? मृदा प्रवाह, ये उभार छोड़ जाते हैं। अगर ढाल बहुत तेज होता है तो आधार सैल, विशेषकर कोमल यानी सॉफ्ट जो परतदार सैल होती है, या गहराई से जो अपक्षयित आग्नेय सैल होती है, वो भी ढाल के नीचे बह जाती है। ठीक है, इस वर्ग में अब हम दूसरे प्रवाह की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं कीचड़ प्रवाह। कीचड़ तो आप जानते हैं, इंग्लिश में इसको मड कहते हैं, मड फ्लो। ये क्या है? जब वन बहुत ज्यादा कट जाते हैं तो वनों के अभाव और भारी वर्षा से जो अपक्षयित पदार्थ होते हैं उनके मोटे संस्तर पानी से एकदम गीले हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, तथा मंद या तीव्र गति से निश्चित वेदिकाओं, वेदिका माने एक नालियों की तरह, छोटी मोटी नालियों की तरह, नालियों के रूप में नीचे की ओर बहने लगते हैं। घाटी के अंदर यह कीचड़ के नदी की तरह दिखाई देते हैं। जब यह कीचड़ प्रवाह वहिकाओं को पार करके पर्वतपाद प्रदेश माने जहां पर्वत खत्म होते हैं, मैदान, वहां पहुंचते हैं तो सड़कों, मकानों, पुलों आदि को अपने चपेट में ले लेते हैं और बड़ा विध्वंस करते हैं। इस तरह के ज्यादातर कीचड़ प्रवाह उद्गारत ज्वालामुखी ढालों पर पाए जाते हैं। उद्गारत ज्वालामुखी ढाल क्या होते हैं? यानी जहां ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो आप जानते हैं ज्वालामुखी के उद्गार से राख, लावा, धुआं
ये सब चीज़ें निकलती हैं और खूब बारिश होती है। उस बारिश से वहाँ भयंकर कीचड़ हो जाता है जो ढाल के सहारे नीचे आता है। मैं आपको यहाँ उदाहरण देना चाहूँगा। ये विनाशकारी कीचड़ प्रवाह का 2 उदाहरण है। एक तो आप जानते हैं उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर है, और इसी प्रकार जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है वहाँ एंडीज पर्वतमाला है, ये भी दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। इन दोनों पर्वतीय क्षेत्रों में कई ज्वालामुखी हैं जो उद्गारित हैं, और इनसे जो कीचड़ प्रवाह होता है उसने पिछले दशकों में यहाँ बड़ा विनाशकारी प्रभाव छोड़ा है। ये इसके उदाहरण है। तीव्र संचलन में अब हम तीसरे प्रभाव की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं मलबा अवधान। मलबा अवधान क्या है? यह वनस्पति आवरण वाले या वनस्पति आवरण के विहीन वाले आर्द्र प्रदेशों में घटित होता है। मलबा अवधान क्या होता है? ये तीव्र ढालों पर संकीर्ण पथ के रूप में घटित होता है। तीव्र ढालों में एक पतली पतली जो सकरे रास्तों के रूप में वहाँ घटित होता है। यह कीचड़ प्रवाह से अधिक तेज होता है तथा हिम अवधान की तरह ये होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने बृहद संचलन और उससे जुड़े तमाम बिंदुओं को समझ लिया है। अब हम बात करेंगे एक दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु भूस्खलन के बारे में। भूस्खलन क्या है? बृहद संचलन की अपेक्षा जो भूस्खलन होता है ये बहुत तेज और अवगम्य संचलन होता है। इसमें स्खलित होने वाले पदार्थों की अपेक्षाकृत शुष्क होता है, यानी ये ज़्यादा गीला नहीं होता है, बल्कि जो ये पदार्थ टूट कर या घिस करके या बहकर जाते हैं वो ज़्यादातर शुष्क होते हैं, सूखे होते हैं। किसकी अपेक्षा? जो आपके संचलन की अपेक्षा। आपने पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ों के कुछ हिस्सों को टूट कर गिरने के बारे में जरूर सुना होगा। अक्सर जब बहुत बारिश का महीना होता है तो हम सुनते हैं कि फला जगह पहाड़ टूट कर गिर गया। यानी पहाड़ टूट कर गिरना मतलब पहाड़ के कुछ हिस्सों का टूटकर नीचे की ओर गिरना, इसी को भूस्खलन कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ही भूस्खलन की घटना ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। पदार्थों के संचलन के आधार पर भूस्खलन को हम कुछ प्रकारों में बांट सकते हैं। जैसे पहला प्रकार है अवसर्पण। ये देखिए यहाँ है पहला प्रकार जो है भूस्खलन का, वो है अवसर्पण। संचलन वाले ढाल के संदर्भ में हम पश्च घूर्णन यानी बैकवर्ड रोटेशन जो नाचता है के एक शैल मलबे की एक या कई इकाइयों को फिसलने से जो अवसर्पण होता है उसी को हम अवसर्पण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर से इसको समझ लें। संचलन वाले ढाल के संदर्भ में पश्च घूर्णन यानी बैकवर्ड रोटेशन के साथ शैल मलबे की एक या कई इकाई जब फिसलती है तो इसे अवसर्पण कहते हैं। ठीक है, दूसरा है मलबा स्खलन। स्खलन का मतलब होता है गिर जाना, छूट जाना, टूट जाना, ये सब है। जब पश्च घूर्णन यानी बैकवर्ड रोटेशन के बिना मलबा लोटन करके, लोटन यानी रोल करते हुए ऐसे नाचते हुए गिरता है तो इसे मलबा स्खलन कहते हैं। मलबा स्खलन में खड़े या आमुख फलक से मिट्टी और मलबे का स्वतंत्र पतन होता है। अब हम देखेंगे शैल स्खलन। तीसरा शैल स्खलन क्या होता है? जब संस्तर जोड़ या भ्रंश के नीचे, जब संस्तर जोड़ या भ्रंश के नीचे श्रीयक रूप में बृहद शैल स्खलन होता है तब इसे हम लोग शैल स्खलन का नाम देते हैं। तीव्र ढालों पर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा तेज और विध्वंसकारी होता है। ठीक है, और अंत में है शैल पतन। इसे भी जानते हैं हम लोग। जब किसी तीव्र ढाल के सहारे शैल खंड के फलक के उतले संस्तर से होता है जो इसे शैल स्खलन से पृथक करता है
तब इसे शैल पतन कहते हैं। यानी जब किसी तीव्र ढाल के सहारे जो शैलखंड होते हैं वो ढाल से दूरी रखते हुए, जैसे ढाल पर वो रगड़ करके या रोल करके नहीं गिरते, बल्कि उछल करके दूरी बनाकर नीचे की ओर गिरते हैं, तब इसको हम कहते हैं शैल पतन। यानी शैल स्खलन से ये थोड़ा अलग किस्म से होता है। शैल स्खलन में चट्टानें जो होती हैं वो तल के सहारे जाती हैं और इसमें उछलकर तल से दूरी बना करके नीचे की ओर गिरते हैं, इसे हम शैल पतन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने आपके छठे अध्याय के इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में समझा, जाना, पढ़ा, तो आप निश्चित रूप से इसे समझ गए होंगे। अभी हम इस आपके लेसन के कुछ आगे भी जो बिंदु हैं उन्हें अगले लेसन में सम्मिलित करेंगे, अगले मतलब वीडियो में सम्मिलित करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।